हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी। आज मैं आपके साथ मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट करूंगी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अब आप सोचेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग ही कैसे हो गई। इससे पहले जो ओवरव्यू दिया गया था उसमें ये था कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपरली हमारी गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। बट मेजर मेजर पॉलिसीज जो होती है, जो बड़ी पॉलिसीज होती है, उनके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। On August 13, 1990, the Government of India issued an order and it was called an Office Memorandum। कहते 13 अगस्त एक स्टोरी स्टार्ट की इन्होंने कि 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर शुरू किया और इसको क्या कहा गया, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। मींस मेन हमारे ऑफिस का, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन टॉपिक जो था, वो मेन जो इशू था उसका एक ऑर्डर पास हो रहा था और उसके लिए डिस्कशंस बिठाई जानी थी। द गवर्नमेंट इशू 100 of orders every day on different matters। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हर रोज पता नहीं कितने न जाने 100 से हजारों में कितने ऑर्डर्स पास करती है। This order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially educationally backward classes। जिसमें पेपर में कई बार आ जाता है what was the full form of SEBC। अब ये क्या पॉलिसी थी? ये बहुत ही मेजर पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में ये डिसीजन लेने वाले थे कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एग्जाम्स होते हैं, जो सिविल पोस्ट को लेकर होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या बड़े ऑफिसर्स के लिए जो पोस्ट होती हैं, इनमें ये था कि 27% उसमें से जो सीट्स थी वो एससी बीसी कैटेगरी के लिए रखी जाएंगी। SCBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government। अब इस कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे? इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली बैकवर्ड एरियाज में आते हैं। अभी हमने पॉवर्टी चैप्टर में भी पढ़े थे, ये लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं। The benefit of job reservation was still then available only to scheduled caste and scheduled tribe। Now a third category called SCBC was introduced। कहते हैं अभी तक ये जो जॉब की रिजर्वेशंस मिल रही थी, जॉब रिजर्वेशंस होती हैं जब कोई गवर्नमेंट जॉब निकालती है उसमें पहले ही कुछ सीट्स को रिजर्व कर देती है बैकवर्ड क्लासेस में। तो कहते हैं अभी तक सिर्फ एससी और एसटी के लिए रिजर्व हो रही थी, अब एक थर्ड कैटेगरी भी आ गई जो सोशली मीन जो सोसाइटिकली बैकवर्ड है बट पढ़ी लिखी है। Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% of jobs, other could not operate this। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनमें से जो लोग होंगे जो जॉब्स को फाइनली कर सकते हैं या जो जॉब्स लेने के हक में होंगे, इनमें एससी बीसी के 27% कोटा को हम उनको इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेरा बेटा डिसीजन मेकर्स। अब ये तो पॉलिसी हो गई, अब इस पॉलिसी के लिए डिसीजन कौन लेगा? Who decided to issue this memorandum? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document। कहते अब ये इतना बड़ा पॉलिसी का जो मोमेंडम है, इतना बड़ा जो डिसीजन है, वो कौन लेगा? क्लियरली इतना बड़ा डिसीजन वो तो नहीं लेगा जिसने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया होगा या इस डॉक्यूमेंट को बनाया होगा, इस डॉक्यूमेंट के बारे में ख्याल आया होगा। The officer were merely implementing the instruction given by the Minister of Personal, Public Grievance and Pensions, of which the department was a part। कहते जो ये ऑफिसर्स है इनका सिर्फ क्या काम है, जो इनको ऑर्डर ऊपर से मिल गया है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको ऑर्डर मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर पेंशन से रिलेटेड कोई चीज होती है तो गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, पॉलिसी बनाती है पेंशन से रिलेटेड, और जो नीचे ऑफिसर्स है उनके, उनका सिर्फ काम है उस प्लान को या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ना कि उनका कुछ बनाने में या चेंज करने में उनका कोई काम नहीं होता। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। अगर हम बात करें, पेपर में कई बार आ जाता है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री का जो हेड है, हमारी जो स्टेट का हेड है, वो कौन है बेटा? प्रेसिडेंट है। और हमारे प्रेसिडेंट के पास ही फाइनल और हाईएस्ट, सबसे ज्यादा फाइन फॉर्मली कोई चीज को साइन करने के लिए अथॉरिटी सबसे पहले किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेड किसे माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर।
एंड इट इज एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर यूज कर सकते हैं. ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग्स. कैबिनेट जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ज्यादातर जिनका जो फाइनल हम कहते हैं स्टैम्प किसकी लगेगी, वो प्राइम मिनिस्टर की लगेगी. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस. हम पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, प्रेसिडेंट बैठेंगे और टू हाउसेस होंगे. कौन से टू हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा. एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स. और प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा किसकी सपोर्ट होती है, लोकसभा मेंबर्स. दिस ऑफिस मोमेंटम वाज अ क्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. कहते कोई भी अगर पॉलिसी निकालनी हो तो क्यूमुलेशन मींस बहुत सी चीजों की, बहुत से लोगों की सोच या इंटरेस्ट इससे जुड़ा होता. The Government of India had appointed the Second Backward Classes Commission in 1979. पेपर में बेटा कई बार आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SE, जैसे हम कह सकते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कब निकाली थी, इट वाज इन 1979. अब इनके हेड कौन थे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के, इट वाज हेडेड बाय BP मंडल. दैट इज व्हाई इस कमीशन को क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. Basically ये कमीशन क्यों बनाई गई थी, इसकी कमीशन इसलिए बनाई गई थी कि आप लोग उन लोगों को ढूंढो जो वाकई सच में SC BC कैटेगरी में हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए फैसला लो. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 ने अगले साल दे दी, 1979 में ही बनी थी. एंड मेड मेनी रिकमेंडेशन, और बहुत से उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस उसके लिए बताई. वन ऑफ दीज वाज दैट कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस. ये इन्हीं की रिपोर्ट थी कि आप प्लीज सर 100 में से 27% इन लोगों के लिए जॉब्स निकालें. द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट. अब जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट बनाई वो फाइनली कहां जाके डिस्कस हुई थी, पार्लियामेंट के अंदर. For several years, many parliamentaries and parties kept demanding the implementation of the commission recommendation. कहते बहुत सालों तक 1980s के बाद भी पार्लियामेंट में जितने ज्यादातर मेंबर्स थे या जो पार्टीज के लोग थे वो डिमांड करते रहे कि प्लीज हमने जो बात रखी है आप उसको रिकमेंड करिए. देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. उसके बाद क्या हुआ, 1989 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए. इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रूल. अब इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो मींस उनका क्या एम बन गया था, जनता दल ने लोगों को कहा, जनता दल एक पार्टी है, कि अगर आप हमें वोट देंगे तो मंडल कमीशन में जो मांग रखी जा रही है 27% कोटा की, हम उसको पूरा करवा देंगे. The Janata Dal formed the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several development took place after that. कहते जब जनता दल ने ये मैनिफेस्टो रखा तो लोगों ने वाकई उनको वोट दिया और वो इलेक्शन जीत गए. उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, VP सिंह बने. Several developments took place after that. और उसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स करी गई. The President of India, in its address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट, मैंने अभी बताया था पार्लियामेंट में 2 हाउसेज ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं. प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में बैठ के एड्रेस किया और अनाउंस किया कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. On 6th August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. उसके बाद क्या होता है, जो कैबिनेट मीटिंग होती है, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, 1990 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम फॉर्मली, पब्लिकली, हम जैसे कहते हैं बाय लीगली स्टेप, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे जो मंडल कमीशन ने बोला. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of Parliament. और नेक्स्ट डे क्या होता है, VP सिंह जो होते हैं वो पार्लियामेंट में अपनी ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि यस, मैं भी इस चीज के लिए तैयार हूं, इन द फ्रंट ऑफ 2 हाउसेस. 2 हाउसेस कौन है, लोकसभा और राज्यसभा. The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decisions and took the minister approval. And officers signed the order on behalf of the union government. अब क्या होता है, जो भी ये डिसीजन लिया गया है ये आगे उस डिपार्टमेंट को, मैंने अभी बताया ना, डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा. अब वहां पे जो सीनियर्स ऑफिसर्स होंगे वो अपनी बैठक बिठाएंगे, अपने डिसीजन देंगे और फाइनली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस ऑर्डर को साइन कर देंगे कि यस, अब पार्लियामेंट ने भी इस चीज को अप्रूवल दे दी है.
For the next few months, this was a most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines were full of different views and opinions on this issue. कहते हैं जब कोई पॉलिसी बनती है तो कोई उसके हक में होता है, कोई नहीं होता। तो बहुत टाइम तक, कुछ मंथ्स तक तो न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स भरे पड़े थे इस ओपिनियंस को लेके कि ये सही डिसीजन है कि नहीं है। It led to widespread protest and counter protests, some of which were violent. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. और कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया बेटा, खिलाफ भी रहे, क्योंकि उनको लगा कि हमारा हक छीना जा रहा है। कम से कम आपने देखा जाए तो 100 में से 27 सीटें तो पहले ही किसी के लिए रिजर्व कर दी हैं। तो हम भी तो जॉब के हकदार हैं, हमारे तो इस चीज के लिए गलत फैसला ले लिया गए, जो बाकी जो लोग थे। So some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitates job reservation. They felt that this would give a fair opportunity to these communities who had so far had not adequately been represented गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या सोच आई थी, क्योंकि लोग सोचते थे कि बहुत सी इनइक्वालिटीज हैं। उस टाइम आप देखते होंगे हिस्ट्री के टाइम पे भी हम देखते हैं कि बहुत सी इनइक्वालिटीज थी। तो गवर्नमेंट को लगता था कि हम वाकई उन लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ले सके, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। जो भी उनके साथ गलत हुआ है वो वाकई आगे जाके सुधर जाएगा। Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who do not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. But कुछ लोग सोचते थे ये तो गलत है भाई। नो डाउट अगर हम बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं तो हम तो उस 27% कोटा में आते ही नहीं है। और इवन हम जो लोग ज्यादा उससे क्वालिफाइड होंगे तब भी हमें जॉब्स नहीं मिल सकती हैं। So some felt that this would precipitate caste feelings among people and hamper national unity. तो इससे क्या पता लगता है कि लोगों के अंदर कास्ट की फीलिंग्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जगा दी, मतभेद शुरू कर दिया और नेशनल यूनिटी जो हम लोग एक ही में रहते थे वो चीज टूटनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। अब जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इसको सेटल करती है। Some persons and association opposed to this order filed a number of cases in the court. They appealed to the court to declare the order invalid and stop its implementation. और हम जैसे सिटीजन्स भी कोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, गवर्नमेंट को ऑर्डर करो कि आप इस चीज को बंद करो, और उनके लिए हमने केस कर दिया कोर्ट में। 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides by a majority. The Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. But केस हुआ, दोनों साइड्स की बातें सुनी गई, बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ये वाकई ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही है, वैलिड है और ये लागू होगा ही होगा। At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी माना कि गवर्नमेंट आप प्लीज इस ऑर्डर को थोड़ा बहुत चेंज करो। क्या चेंज करो? कि इनमें से जो एससी बीसी कैटेगरी में से जो वेल डू पर्सन है, मतलब जो अच्छे से कमा सकते हैं, आप उन लोगों को इस चीज से बाहर निकाल दो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वाकई सच में बुरी कंडीशंस में। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 1993. The dispute thus came to be end and this policy has been followed since then. कहते हैं उसके बाद ये ऑर्डर में चेंजेस किए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे वैसे ऑर्डर में चेंज लाया गया, और उसके बाद 1993 में ये ऑर्डर दोबारा से इशू हुआ और आज तक चलता आ रहा है। तो आपको पता लगा कैसे मेजर अगर कोई डिसीजन लेना हो, मेजर पॉलिसी लानी हो तो क्या होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऐसी डिसीजंस के लिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होने हमारे लिए कंट्री में बहुत जरूरी है। Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens. कहते हैं अगर कंट्री को चलाना है तो आपको बहुत से ढांचे चाहिए होंगे, बहुत से इंस्टीट्यूशन चाहिए होंगे। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, ध्यान रखने के लिए, और उनको हर तरह की फैसिलिटीज मिले, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये गवर्नमेंट का काम है कि उनकी कंट्री के हर सिटीजन्स को ये चीजें मिलनी चाहिए। It collects taxes and spends the money thus raised on administration, defense, and development programs. It formulates and implements several welfare schemes.
अब गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, उनका काम क्या है कि हमसे टैक्सेस लेके हमारे ही ऊपर इन्वेस्ट करना। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, डिफेंस पे हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हो या हमारे लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स निकालना, कोई पॉलिसीज़ जैसे आप देखते हो गर्ल्स के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ होता है, एलआईसी पॉलिसीज़ होती हैं या एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, ये कहीं न कहीं टैक्सेस से कलेक्ट करके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को निकालती है। Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement this decision. अब इनमें से कुछ लोगों का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का काम क्या है कि कैसे इस एक्टिविटी को चलाना है और कुछ लोगों का काम है कि कैसे इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there would be someone to determine what is right and what is wrong. और अगर कोई disputes हो जाए इस डिसीजन को लेके तो या इम्प्लीमेंटेशन को लेके तो ये भी सोचना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है. It is important that everyone should know who is responsible for doing what, and it is also important that these activities keep taking place even if the persons in key position change. अब ये है कि अगर आपने ये बड़ी-बड़ी डिसीजन ले रहे हो तो हर आदमी अपनी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और ये काम चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो पॉलिसी भी बंद होगी, नहीं। इंसान बदल जाए, गवर्नमेंट बदल जाए मगर ये स्कीम्स जो हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों की वेलफेयर के लिए है, वो चलते रहना चाहिए. So, to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracy. Such arrangements are called institutions. तो ये काम चलते रहें, ये टास्क चलते रहें, तो बहुत से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन. उनका काम क्या है कि ये सारा काम बिल्कुल बढ़िया चलता रहे. A democracy works well when these institutions perform function assigned to them. और कहते हैं कंट्री तभी डेमोक्रेटिक अच्छी तरह चल सकती है जब ये सारे इंस्टीट्यूशन जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या जितने भी लॉ लॉ माइनिंग लोग हैं, अगर वो प्रॉपरली काम करेंगे तो प्रॉपरली काम हमारी गवर्नमेंट का चलता रहेगा. The constitution of any country lay down basic rules on the power and function of each institution. आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लीजिए बेटा, हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसके क्या राइट्स हैं, एक सिटीजन्स के क्या रूल्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के, एक प्रेसिडेंट के, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के, लोकसभा, राज्यसभा, हर किसी के रूल्स बता दिए गए हैं कि आपकी ये पावर्स और आप ये इसके अकॉर्डिंगली फंक्शन कर सकते हो. इन द एग्जाम्पल above we saw several such institutions at work. हमने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ी ऑफिस मोमेंडम वाली, उसमें हमने देखा कैसे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट्स आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. अब हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा उसमें हमने क्या देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो और कैबिनेट्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ले रहे थे. जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो आगे ऑफिसर्स थे उनके अंडर वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट. अब उनका क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑर्डर दे दिया कि ये हमारी पॉलिसी है. अब आगे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आगे ऑफिसर्स हैं, उनका काम है कि ये जो पॉलिसी निकली है, जो मिनिस्टर ने डिसीजंस दिए हैं, इनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए. सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड. अब उन्होंने निकाला था ना 27% कोटा मिलना चाहिए. अब जो आम सिटीजंस थे जो उस कोटा के अंदर नहीं आते तो उन्होंने केस कर दिया. तो कोर्ट्स का ये फैसला होना चाहिए. कोर्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट और सिटीजंस के ऊपर या सिटीजंस में तो उनको सॉल्व करना. Working with institution is not easy. Institution involves rules and regulation. This can bind the hands of leader. कहते इंस्टीट्यूशन में काम करना आसान नहीं है. हर कोई अपनी हुकूमत नहीं चला सकता. उसको रूल्स और पावर्स के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा. लीडर्स के हाथ बंधे हुए हैं. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमेटीज, रूटीन्स. इंस्टीट्यूशंस में आपको रोज मीटिंग्स भी करनी पड़ेंगी. बहुत सारी कमेटीज, रूटीन में काम करना पड़ेगा. दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन. कई बार कोई एक साथ मिलके एक फैसला भी नहीं ले पाते, तो कई बार डिसीजन लेने में आपको देरी हो जाती है या कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. उस बार जैसा हमने सोचा होता है वैसा रिजल्ट नहीं आता उस पॉलिसी का. सो देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. और कई बार इस काम को देरी हो जाना लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देती है. One might feel that it is much better to have one person take all decision without any rules, procedures and meeting, but that is not the spirit of democracy. मगर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैम अगर इतने लोगों के बीच में रहकर मुश्किल होती है तो क्यों ना हम एक ही आदमी पे छोड़ दें. एक ही लोग को बोल दें कि तूने सब डिसीजंस लेने हैं, तू ही रूल्स बना दे, तू ही प्रोसीजर्स बना दे, तू ही मीटिंग्स रख दे. बट अगर हम एक आदमी की बात करेंगे तो ये हमारा डेमोक्रेसी नहीं हुआ. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मिलकर एक चीज को बनाना. हम लोग मिलकर वोट बनाते हैं, मिलकर वोट देते हैं तो एक गवर्नमेंट बनकर आती है. अगर एक ही पर्सन बनेगा तो ये तो फिर बात वही आ गई ना बेटा, डिक्टेटरशिप वाली.
तो ये तो डेमोक्रेसी हुई नहीं। तो इसे मिलकर काम करने में डिले कर सकते हो, बट हाँ, बेस्ट रिज़ल्ट कई बार बेस्ट रिज़ल्ट आता भी नहीं, बट उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेजॉरिटी ऑफ लोगों के हक में ही फैसला हो। Some of the delay and complication introduced by institutions are very useful. They provide an opportunity for wider set of people to be consulted in any decision. कहते हैं कई बार जो डिले होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो हम लोगों के लिए आम सिटीजन्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि कंसल्ट करना कि वाकई ये डिसीजन सही है या हम लोग जल्दबाजी में इसको गलत कह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी टाइम लग जाता है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। इंस्टीट्यूशंस जो भी फैसला लेते हैं वो कई बार आम जनता बहुत जल्दी इजीली उसको फाइनली अप्रूव नहीं करती है, बट देन दे आल्सो मेक इट क्विकली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। अगर आप जल्दबाजी में फैसला लोगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही फैसला होगा, कई बार आप गलत फैसले की तरफ भी बढ़ जाओगे। कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। सो दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। कहते हैं तभी हमारी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक सेक्टर है, उनका बेसिकली यही ध्यान है कि इंस्टीट्यूशंस का काम होना चाहिए। एक हो जो पॉलिसी बनाए, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करे, तीसरा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करे। अगर आप मिलकर काम करेंगे तो प्रॉपरली आपके जो डिसीजंस होंगे, जो पॉलिसीज होंगी, वो अच्छे से तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी और आम जो लोग होंगे, जो सिटीजन होंगे, उसको उस डिसीजन को वेलकम भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे वे में और बड़े सिंपल वे में आपको लॉजिकली समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। बेटा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।